एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजा, ठीक है। सो जो हमारे पास कैनोनिकल का था वो भी एक टेक्निकल एसईओ का और ऑन साइट एसईओ का फैक्टर था, और उसको हम बोलते हैं वर्चुअल रीडायरेक्ट। वर्चुअल रीडायरेक्ट का क्या मतलब है कि फिजिकली, मतलब मैं www.geo.tv लिखूंगा तो मैं geo.tv पर ही रहूँगा, लेकिन जब क्रॉलर उसको क्रॉल करने आएगा तो वो हो सकता है कि इस पेज की बजाय किसी दूसरे पेज पर चला जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम कैनोनिकल में हम सिर्फ क्रॉलर को रीडायरेक्ट कर रहे हैं। सो जहाँ हम क्रॉलर को रीडायरेक्ट कर रहे होते हैं वहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये वर्चुअल रीडायरेक्ट है, ठीक है। फिजिकल रीडायरेक्ट का क्या मतलब होता है कि विजिटर्स भी मूव कर जाएं, मतलब कोई बंदा लिखे geo.tv और उसकी जगह पर yahoo.com खुल जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपने लिखा तो कोई और पेज था, खुल कोई और पेज गया। सो इस तरह के रीडायरेक्ट को हम बोलते हैं फिजिकल रीडायरेक्ट, ठीक है। जबकि कैनोनिकल जो रीडायरेक्ट था वो क्या था, वर्चुअल रीडायरेक्ट था, कि हम किसी और पेज का नाम लिखते हैं मगर वो किसी और पेज पर चला जाता है, तो इसलिए हम उसको बोलते थे वर्चुअल रीडायरेक्ट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि फिजिकल रीडायरेक्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फिजिकल रीडायरेक्ट होगा वो वर्चुअल रीडायरेक्ट भी होगा, मगर जो वर्चुअल रीडायरेक्ट है वो फिजिकल रीडायरेक्ट नहीं है। यानी फिजिकल रीडायरेक्ट क्रॉलर को भी रीडायरेक्ट करेगा क्योंकि उधर से मूव करके आप चले गए, और विजिटर्स को भी रीडायरेक्ट करेगा। अब हम ये देखते हैं कि ये रीडायरेक्ट्स होते क्या हैं। इसकी आम मिसाल देखें रियल लाइफ में, जो शॉप्स बनी होती हैं मुख्तलिफ, जब शॉप वाला अपना एड्रेस चेंज करता है तो क्या होता है, शटर गिरा के ऊपर नीचे लिख कर चले जाते हैं जनाब ये दुकान अब यहाँ से शिफ्ट हो गई है, तो लोग नई दुकान पर चले जाते हैं। अब एक ये भी लिखा होता है कि ये दुकान आर्जी तौर पर बंद है ना, मतलब एक क्या हुआ परमानेंटली मूव कर गई, एक क्या हुआ कि आर्जी तौर पर बंद है कि शायद कोई मेंटेनेंस हो रही है तो इस वजह से इन्हें इसको बंद किया होगा। बिल्कुल इसी तरह वेबसाइट्स के लिए भी हमारे पास दो ही तरह के रीडायरेक्ट्स हैं, एक को हम बोलते हैं परमानेंट रीडायरेक्ट और एक को हम बोलते हैं टेम्परेरी रीडायरेक्ट। तो परमानेंट का क्या मतलब हुआ भाई, परमानेंटली हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गए हैं, ये तो होता है परमानेंट रीडायरेक्ट। और एक हमारे पास होता है टेम्परेरी रीडायरेक्ट। टेम्परेरी रीडायरेक्ट का क्या मतलब है कि मे बी हमने अभी कुछ देर के लिए इसको टेम्परेरी तौर पर रीडायरेक्ट किया हुआ वापस लेकर आना है। सो गूगल ये कहता है कि जिसको आपको परमानेंट मूव करना होगा उसके लिए आपने परमानेंट रीडायरेक्टर यूज करना है, और जहां पर आपको वक्ती तौर पर मूव करना है वहां पर आपने टेम्परेरी रीडायरेक्ट का इस्तेमाल करना है। अब थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट लेते हैं, व्हाट इज रीडायरेक्ट, ये मैंने भी आपको बता दिया। A redirect is a way to send both users and search engines to different URL from one they originally requested। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई वो जिसको रिक्वेस्ट करते हैं उस पर नहीं जाता बल्कि दूसरे पेज पर, यही बताया मैंने आपको। लेकिन क्यों कौन जाता है, बोथ यूजर्स एंड सर्च इंजन। सर्च इंजन मीन्स उसका क्रॉलर, सर्च इंजन का क्रॉलर, ठीक है। चलो अब और नीचे आते हैं, कितने रीडायरेक्ट हैं जी हमारे पास, हमारे पास दो रीडायरेक्ट हैं 301 और 302। अच्छा, इनमें से परमानेंट रीडायरेक्ट कौन सा है, 301 हमारे पास जो होता है ये परमानेंट रीडायरेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम मूव कर रहे हैं इसको एक साइड से दूसरी साइड पे। इसकी वजह क्या हो सकती है, इसकी वजह ये भी हो सकती है कि आप जिस डोमेन को लेकर चल रहे थे पहले, अब आप एक नई डोमेन ले आए हैं तो आप चाहते हैं कि आपका सारा कंटेंट उस डोमेन पर चला जाए, ठीक है। मतलब एक एग्जांपल तो इसकी होगी। दूसरी इसकी एग्जांपल क्या है, हमने पढ़ा था ना HTTPS SSL पढ़ी थी ना, क्या होती है, सिक्योर, यानी हमने वेबसाइट लेनी है, हमने होस्टिंग परचेज करनी है तो साथ हमने SSL का सर्टिफिकेट भी परचेज करना है। फॉर एग्जांपल हमने 6 महीने साल पहले या 2 साल पहले होस्टिंग ली थी और हमारी वेबसाइट जो थी वो HTTP पर थी, HTTPS पर नहीं थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो तो फिर अलग-अलग एड्रेसेस हो गए, मतलब httpxyz.com या httpsxyz.com। सो इस मकसद के लिए भी हम परमानेंट रीडायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट को HTTP से HTTPS में लेकर आना है। कैसे करते हैं ये भी आपको बताता हूँ, यानी दो पर्पजेज हमें पता लगे। यानी एक पर्पज तो ये था कि भाई HTTP को HTTPS करना चाह रहे हैं, तो कहाँ से करना है अभी आपको बताऊंगा ये करना कैसे है। अच्छा, उसके बाद अब अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन क्या आता है कि भाई ये रीडायरेक्ट तो यूज कर रहे हैं, 6 साल पुरानी वेबसाइट है, 2 साल पुरानी वेबसाइट है, उसकी तो SEO हुई है। हाँ, अब SEO का क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना कि क्या SEO का स्कोर भी साथ मूव करेगा कि SEO अफेक्ट होगी उससे। ऐसे तो नहीं होगा कि SEO सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी और वो कहेंगे कि भाई ये तो SEO जो थी वो HTTP के साथ थी, HTTPS के साथ ये SEO की नहीं हुई, अब आप नए सिरे से SEO कर तो नो। अगर आप परमानेंट रीडायरेक्ट लगाते हैं तो आपका SEO स्कोर भी साथ मूव करता है, अगर आप परमानेंट लगाते हैं, टेम्परेरी में नहीं करता।
अगर हम परमानेंट लगाते हैं तो, क्योंकि टेम्परेरी में तो हम चाहते भी नहीं है ना, क्योंकि तो हम थोड़ी देर के लिए किया हमने, लेकिन परमानेंट में तो हम यही चाहते हैं कि भाई एसईओ को फर्क ना पड़े। आसान अल्फाज में तो हम यही कहेंगे ना कि भाई ये ना हो दोबारा एसईओ करनी पड़ जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर हम 301 लगाते हैं तो हमें दोबारा से एसईओ करने की ज़रूरत नहीं है, वही एसईओ चलेगी जो पहली साइट के ऊपर हमारी एसईओ चल रही थी। ये एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कैसे हो सकती है। उसके बाद दूसरा तरीका क्या है, चेंजिंग साइट प्रोटोकॉल्स। यही बताया मैंने आपको कि भाई पहले आपकी वेबसाइट किस पर थी, आपने एसएसएल नहीं परचेज की थी, इसका मतलब आपकी वेबसाइट HTTP पर थी। अब आपने एसएसएल परचेज कर ली है, इसका मतलब है अब आपकी वेबसाइट HTTPS पर आ गई है। ठीक है, सो अब हमें सर्च इंजन गूगल को भी बताना है कि भाई अब हमारी वेबसाइट सिक्योर हो गई है, तो URL बताना पड़ेगा कि भाई अब ये URL नहीं है, क्योंकि आपको पता ना कि URL से पता लग रहा है उसको। अगर तो आपके URL में HTTP है, इसका मतलब नॉन सिक्योर। अगर आपकी वेबसाइट HTTPS है तो उसको लॉक लग जाता है। तो ये तो हमें पता लग गया कि भाई ये तो 2 URLs हो गए ना अलग-अलग, तो ये हमें बताना पड़ेगा। कैसे बताना है अभी आपको बताता हूँ मैं। उसके बाद दूसरा रीडायरेक्ट कौन सा है, 302 सिंपली बता दिया था भाई, टेम्परेरी रीडायरेक्ट होता है। अगर वक्ती तौर पर हम लगाना चाह रहे हो, जैसे मैंने एग्जांपल आपको शॉप्स की थी कि भाई कोई मेंटेनेंस हो रही हो तो बाहर लिख देते हैं भाई आर्जी तौर पर बंद है, और फिर 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद उसी जगह पर दोबारा खुल जाती है। तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी रीडायरेक्ट। अब इसमें क्या हुआ कि आर्जी तौर पर बंद है और अभी ये कहाँ शिफ्ट हो गई है, यहाँ शिफ्ट हो गई है। शिफ्ट तो दोनों सूरतों में हो रही है, लेकिन जब आर्जी तौर पर बंद है मतलब वापस यहीं पे आना है। जब परमानेंटली बंद है इसका मतलब अब दोबारा यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छा इसका पर्पस क्या होता है, इट इंडिकेट्स दैट URL हैज बीन टेम्परेरीली मूव्ड। नंबर 2, सर्च इंजन डोंट इमीडिएटली पास पेज रैंक। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपकी SEO शिफ्ट नहीं होगी, SEO उसी के साथ लगी रहेगी जिसके ऊपर पहले लगी हुई थी। नंबर 3, डज नॉट इंडिकेट दैट डेस्टिनेशन URL शुड बी इंडेक्स्ड। और अब आप जिस URL पर जा रहे हो, क्योंकि उसकी तो SEO ही नहीं है, उसके साथ आपने कुछ किया ही नहीं हुआ, तो जब तक आप टेम्परेरी पर होगे उसकी इंडेक्सिंग की भी कोई शर्त नहीं है कि वो इंडेक्स होगी कि नहीं होगी। ये सिर्फ कब करते हैं हम, जब हम कोई मेंटेनेंस कर रहे हो, जैसे हमने वेबसाइट में कुछ चेंज करनी हो तो हम उस वक्त ये लगा लेते हैं। इट कैन बी यूज इन केस ऑफ AB टेस्टिंग। AB टेस्टिंग का क्या मतलब होता है, AB टेस्टिंग का मतलब होता है कि मैं अपनी ही किसी चीज़ को अपनी ही किसी चीज़ से टेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि SEO की क्लास पढ़ाई, अभी एक SEO की क्लास पढ़ाऊंगा शाम को, और फिर मैं कहता हूँ दोनों लेक्चर्स को मैं कंपेयर करूँगा कि मैंने कौन से दोनों लेक्चर्स में से अच्छा लेक्चर डिलीवर किया। मैं फेसबुक पर ऐड चलाता हूँ, ठीक है, 2 ऐड चलाता हूँ 1 हफ्ते के लिए, फिर मैं देखूंगा भाई इसमें से अच्छा रिजल्ट कौन सी ऐड दे रही थी। तो इट इज़ कॉल्ड AB टेस्टिंग। यानी जब हम अपनी ही 2 चीज़ों को क्रॉस चेक करना चाह रहे हो, टेस्ट करना चाह रहे हो कि भाई उसमें से अच्छी कौन सी है। ठीक है, जैसे आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें कुछ बोलने की, पहले 1 मिनट की रिकॉर्ड करें, फिर दूसरे मिनट की रिकॉर्ड करें, फिर आप देखेंगे भाई पहले वाली अच्छी थी कि ये वाली अच्छी थी, तो सुन के आपको पता लग जाएगा ना। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड AB टेस्टिंग। इसको बोलते हैं, कहते हैं इस मकसद के लिए हम AB टेस्टिंग को इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं AB टेस्टिंग के लिए यूज़ होती है। ये क्या कहता है, फॉर रेकरिंग टेम्परेरी कंटेंट, कहता है कुछ देर के लिए अगर कोई चीज़ रखनी हो तो उस वक्त भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये AB टेस्टिंग को मैंने डिफाइन कर दिया, मेथड ऑफ कंपेयरिंग 2 वर्जन ऑफ अ वेब पेज और ऐप अगेंस्ट ईच अदर टू डिटरमिन विच वन परफॉर्म्स बेटर। यही बताया मैंने कि अपनी ही 2 चीज़ों को एक जैसी 2 चीज़ों को टेस्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, AB टेस्टिंग। बात खत्म हो गई। इसके नीचे मैंने एक वेबसाइट का URL दिया हुआ है quora.com। इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये अलग से एक वेबसाइट है फोरम टाइप की, सब स्टूडेंट्स इस पर जाएँ अपना, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, रीडायरेक्ट से कोई मकसद नहीं है इसका। ये वैसे ही मैंने मेमोरी के लिए यहाँ पर लिखा था कि मैं आपको बता सकूँ। quora.com एक अच्छी फोरम वेबसाइट है, यहाँ पर जाएं, अपना अकाउंट बनाएं, यहाँ पर लोग क्वेश्चंस भी पूछते हैं, यहाँ पर लोग जवाब भी देते हैं। आप डिजिटल मार्केटर हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग की कम्युनिटी को ज्वाइन करें, वहाँ पर देखें लोग क्या बता रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, आप भी पूछें, आप भी बताएं। ठीक है, सो कोरा को आपने ज्वाइन करना है। जैसे आपने फेसबुक पे अकाउंट बनाया, जैसे आपने दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट बनाया, इसी तरह आप quora.com पर जाओ। ये किस तरह का है, फोरम है ये, मतलब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, पोस्ट नहीं लगाते हैं, यहाँ पर सिर्फ लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, और हर टॉपिक के लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, हर टॉपिक के लोग। ठीक है, अच्छा अब ये हमें समझ में तो आ गया रीडायरेक्ट क्या होता है, पता भी लग गया कितनी तरह के होते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह कि लगना कैसे है। ठीक है, मतलब ये कहाँ लगाते हैं, अगर मुझे रीडायरेक्ट लगाना है, फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने SSL परचेज कर ली, तो पहले तो मेरी वेबसाइट HTTP पर थी, अब मेरी वेबसाइट HTTPS पर आ गई है, तो अब हम इसको लगाएंगे कैसे, हम इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे, हमने इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है।
तो इम्प्लीमेंट करने का क्या तरीका जी? आ जाए जरा। इसका मतलब क्या हुआ? वापस होस्टिंग में ही आना है। सर्च कंसोल पढ़ा दिया ना मैंने प्रीवियस क्लास में आपको, ठीक है। फिर मैं होस्टिंग में आया हूँ और इस दफ़ा मैं आया हूँ डोमेन्स में। देखें डोमेन्स खुला हुआ है ना, डोमेन्स के अंदर मेरे पास ऑप्शन आ रही है रीडायरेक्ट्स की। इसका मतलब इसके लिए भी आपके पास सी पैनल का होना जरूरी है। आगे रीडायरेक्ट पे जी, आगे कहते हैं ऐड रीडायरेक्ट। ये क्या लिखा हुआ है? टाइप परमानेंट। वही थे ना, दो टाइप्स आ रही है जो दो रीडायरेक्ट्स मैंने आपको बताया। कह रहा भाई आपका रीडायरेक्ट परमानेंट है कि टेम्परेरी है? अगर हम तो परमानेंट HTTPS वाला परमानेंट ही लगाएंगे ना, टेम्परेरी तो नहीं लगाएंगे। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि भाई चंद दिनों के लिए हमने इसको HTTPS किया है, परमानेंट लगाएंगे। और हम आमतौर पर परमानेंट के लिए खेल रहे होते हैं, ठीक है जी। कह रहा है किसको करोगे? कह रहा है किसको आपने करना है? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई यहाँ पर हमारे पास एक पड़ी होगी अल्लामा शफाअत रसूल साहब की, पड़ी है इस पर। आगे क्या किया मैंने? उस वेबसाइट को चूज किया क्योंकि इसमें ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, इसलिए लिस्ट में वो आ रही है। अगर आपके पास सिर्फ एक ही वेबसाइट होगी तो ओनली वन वेबसाइट ही शो हो रही होगी। उसके बाद क्या कहता है आगे से? हाँ जी, कहता है आपने अब इसको रीडायरेक्ट करना है किसके ऊपर? यहाँ आगे हम यहाँ पर आके ये तो वेबसाइट ही दूसरी पर चला जाएगा ना, ये तो नहीं ना करना। यहाँ पर क्या करूँगा मैं? अल्लामा, पूरी वेबसाइट का नाम लिख रहा हूँ, लिख दिया। अब क्या हो रहा है? HTTP से HTTPS पर जाने लगी है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है? www रीडायरेक्ट फाइन, रीडायरेक्ट विद और विदाउट www। इसका क्या मतलब है? कहता है भाई कोई बंदा अल्लामा शफाअत रसूल लिखे, यहाँ www अल्लामा शफाअत रसूल लिखे, दोनों सूरतों में इसको कहाँ ले जाओ? HTTPS पर। ये नहीं है कि सिर्फ वेबसाइट का नाम लिखे तो ले जाओ। मतलब कई लोग www नहीं लगाते ना तो भी वेबसाइट खुलती है, जो लोग www लगाते हैं तो भी वेबसाइट खुलती है। तो हमने ये भी यहाँ पे बता दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? वाइल्ड कार्ड रीडायरेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ? अल्लामा शफाअत रसूल .com भी कोई लिख दे या अल्लामा शफाअत रसूल लिखे तो भी करे। तो ये इजी कर दिया हमने विजिटर्स को। और साथ असल में लगाना क्या था? HTTPS। ऊपर क्या है? HTTPS नहीं है। डायरेक्टर कौन सा है? रीडायरेक्टर कौन सा है? 301। 301 कौन सा होता है? परमानेंट जी। लगा दें ऐड। ये तरीका होता है। अगर मुझे टेम्परेरी लगाना होता तो मैं 301 की बजाय सिर्फ 302 को चूज करता। अब आपने देखा इसका काम मैंने कोई HTML फाइल में नहीं किया। ये वाला काम हमने प्योरली कहाँ पर किया? सी पैनल में। अगर आपके पास सी पैनल का एक्सेस नहीं होगा तो जिसके पास एक्सेस होगा उसको कहोगे कि भाई ये काम कराना है, ठीक है, या उसे कहोगे आपको एक्सेस दे दे। जरा देखें नीचे, आई थिंक सो हो गया होगा जी, हो गया। कहता है रीडायरेक्ट हो गई है। ये तरीका था रीडायरेक्ट। आई होप समझ में आ गया आपको सारा। चलो अब आगे चलते हैं। ये था हमारा टॉपिक रीडायरेक्ट है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा टेक्निकल SEO का। उससे पहले एक छोटी सी पिक्चर देखे पहले, ताकि फिर हम इसको शुरू करूँगा। ये एक मोबाइल की तस्वीर नज़र आ रही है, एक मोबाइल बना हुआ है ना, और पूरी एक स्क्रीन नज़र आ रही है हमें मोबाइल की। जब हम मोबाइल खोलें तो पूरी स्क्रीन पे एक दफ़ा क्या नज़र आता है? उसके बाद अगर मैं कोई वेबसाइट खोलूँ तो किसी भी वेबसाइट का कंटेंट इतना तो नहीं होता ना, सिर्फ ज़्यादा होता है। फिर हम क्या करते हैं? स्क्रॉल करते हैं, फिर नीचे वाले हिस्से पर चले जाते हैं। ये कोई मुश्किल बात तो नहीं है, सिंपल सब जानते हैं। लेकिन बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, जो वेबसाइट खुलती है, पहली स्क्रीन जो आपको नज़र आती है, इस हिस्से को हम बोलते हैं अबव द फोल्ड कंटेंट। ये वाला हिस्सा वेबसाइट का, इवन मैंने यूट्यूब की कोई वीडियो पढ़ रहा हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन का बटन बना हुआ आ रहा है। जैसे आप उसको क्लिक करो तो एक पेज नज़र आएगा, लेकिन सारी डिस्क्रिप्शन तो नज़र नहीं आएगी जब लंबी डिस्क्रिप्शन लिखी होगी। फिर क्या आप करते हो? स्क्रॉल बार को यूज़ करके नीचे जाते हो। तो जो चीज़ आपको पहली दफ़ा में नज़र आ गई है उसको हम क्या बोलते हैं? अबव द फोल्ड कंटेंट। यानी कि आपको फोल्ड करने से पहले जो हिस्सा नज़र आ रहा है वो कौन सा है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई? इसकी इंपॉर्टेंस अब आपको समझ में भी आ गई होगी कि हम तो वेबसाइट को रैंक करवा रहे हैं ना, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा अबव द फोल्ड कंटेंट क्या पड़ा हुआ है और बिलो द फोल्ड कंटेंट क्या पड़ा हुआ है, ठीक है।
सिर्फ अभी आपको मैंने ये बताया कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर मेरा मोबाइल है, ये मैंने अभी वेबसाइट खोली, इस पूरे पे एक वेबसाइट खुल गई, सारी तो नहीं खुली ना, तो बाकी का हिस्सा देखने के लिए मैं क्या करूंगा, इस तरह स्क्रॉल करके ऊपर जाऊंगा और हो सकता है एक दफ़ा नहीं करूं, बार बार करूं पूरी वेबसाइट को पढ़ने के लिए। लेकिन एक पेज था जो पहला पेज था जो खुद से खुल गया, उस पेज को हम बोलते हैं अबव द फोल्ड कंटेंट, मतलब फोल्ड करने से पहले जो चीज़ नज़र आ रही है उसको हम बोलते हैं अबव द फोल्ड कंटेंट। मोबाइल को फोल्ड करने से पहले जो चीज़ आपको नज़र आएगी उसको हम बोलते हैं अबव द फोल्ड कंटेंट। इसकी अभी मैं जो अगला टॉपिक बता रहा हूँ उसमें इसकी इंपॉर्टेंस आएगी। अब हम आ गए हैं टेक्निकल एसईओ पर। टेक्निकल एसईओ में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इसलिए उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा, जस्ट पॉइंट आउट करूंगा दोबारा से ना। सबसे पहले क्या कहता है भाई, एक ऑन पेज एसईओ होती है और एक ऑफ पेज एसईओ होती है। ठीक है, और जो हमारे पास टेक्निकल एसईओ होती है, मैंने क्या कहा था, वो यहाँ तो टेक्निकल एसईओ होती है, यहाँ ऑन साइट एसईओ होती है। टेक्निकल एसईओ का मसला पर्पज़ क्या होता है, उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि भाई हम अपनी वेबसाइट को क्राउल करवाएं और इंडेक्स करवाएं, यही बताया था ना। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं आगे से, कौन कौन से फैक्टर्स हैं टेक्निकल एसईओ के। नंबर 1 साइट आर्किटेक्चर। साइट आर्किटेक्चर का क्या मतलब है कि भाई आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन कैसा है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक्सएमएल साइट मैप्स बनाए थे। ये वो चीज़ें हैं जो टेक्निकल एसईओ में होनी चाहिए। आपने अपनी वेबसाइट की देख ली है कि क्या ये होनी हुई है कि नहीं हुई है। आपकी वेबसाइट का साइट आर्किटेक्चर कैसा है। साइट आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि भाई मैं अपनी वेबसाइट से विजिटर्स को जो मैसेज दे रहा हूँ, सबसे पहले क्या होता है, मेन्यूज़ बने होते हैं ना। अगर किसी वेबसाइट पर मेन्यू ना होता बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, क्या ख्याल है। अगर मेन्यू ही ना हो, हालांकि आप मेन्यू यूज़ भी नहीं कर रहे होंगे शायद, लेकिन अगर मेन्यू आपको नज़र नहीं आएगा तो आप कहेंगे कि कैसी वेबसाइट है जिसकी तो मेन्यू ही नहीं है। ठीक है, साइट स्पीड, ये भी टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। डुप्लीकेट कंटेंट, मतलब साइट स्पीड का क्या मतलब है कि हमारी वेबसाइट को अबाउट 2.5 सेकंड्स में लोड हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है, डुप्लीकेट कंटेंट, आपकी वेबसाइट पे डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें हम क्या देख रहे हैं, टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स को देख रहे हैं। अगर ये चीज़ें हैं तो इन्हें रिमूव कराएंगे। अगर आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन ठीक नहीं बना हुआ, मिसाल के तौर पर मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी देता हूँ और मैं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज भी पढ़ाता हूँ। अब मेरी जो वेबसाइट है उसके अंदर एक टैब बना हुआ है डिजिटल मार्केटिंग का, इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर आगे फर्दर 2 टैब्स होने चाहिए, कोर्सेज और सर्विसेज का। और फिर कोर्सेज में वो कोर्सेज आने चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और सर्विसेज में वो सर्विसेज आनी चाहिए जो मैं दे रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल कोर्सेज में जाकर मैं सर्विसेज लिख दूँ और सर्विसेज में जाकर मैं कोर्सेज लिख दूँ, तो साइट आर्किटेक्चर तो खराब हो गया ना। ठीक है, या सर्विसेज में जाऊँ और वहाँ पर अबाउट अस लिखा हो, साइट आर्किटेक्चर खराब हो गया। तो कहता है भी आपकी साइट आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। सिक्योरिटी, सबको पता है एसएसएल सिक्योरिटी होनी चाहिए, मींस एसएसएल नहीं खरीदी तो खरीद लो। यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र एक्सपीरियंस का क्या मतलब है, तो मोबाइल यूजर्स और डेस्कटॉप यूजर्स दोनों कंफर्टेबल हो आपकी वेबसाइट को खोलने। ऐसा ना हो कि आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप पे तो बहुत अच्छी खुलती है, लेकिन मोबाइल के ऊपर आपको कभी छोटा करना पड़ता है, कभी बड़ा करना पड़ता है खुद से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है। इसको आसान अल्फाज में आप कह लो, आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। अब अगर वो मोबाइल पे खुल रही है तो क्या हो रहा है, व्हाट्सएप का बटन बना हुआ है, कॉल का बटन बना हुआ है, सोशल मीडिया के बटन बने हुए हैं। डेस्कटॉप पे तो बड़े ठीक नज़र आते हैं, जब मैं उन्हें मोबाइल पे खोलता हूँ, छोटी स्क्रीन पे खोलता हूँ, तो बटन ओवरलैप कर जाते हैं, इमेजेस सही नज़र नहीं आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूज़र एक्सपीरियंस ठीक नहीं हो रहा, इसको ठीक करना पड़ेगा। मैं ये कौन ठीक करेगा, डेवलपर। हम उसे कहेंगे कि इसको ठीक करके दो। फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल पे खोलते हो तो जो आपका व्हाट्सएप बटन है वो ओवरलैप करता है लोगों के ऊपर, इसका मतलब यूज़र एक्सपीरियंस ठीक नहीं है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने लोगों के साइज़ को छोटा करवाना पड़ेगा कि भाई लोगो ज़्यादा बड़ा है, लोगों को ज़रा छोटा कर दो। और नीचे आ जाते हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको सारी बता चुका हूँ पहले से, है ना। ये एक ओवरलुक करें हम एज ए टेक्निकल एसईओ समझने के लिए सिर्फ। अब टेक्निकल एसईओ का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसका टेक्निकल नाम होता है कोर वेब वाइटल्स। ठीक है, मतलब इस पूरे का नाम है कोर वेब वाइटल्स। लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं, वो जो आपको नीचे नज़र आ रही हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। नीचे आए, क्या लिखा हुआ है जी, एलसीपी, एफआईडी और सीएलएस, ये 3 कोर वेब वाइटल्स हैं। अगर आप देखो 1 2 3 और इसके ऊपर लोडिंग, इंटरेक्टिविटी और विजुअल स्टेबिलिटी, यानी कि 3 फेजेस हैं आपकी वेबसाइट के चलने के।
सबसे पहला फेज क्या होता है? लोड होने वाला फेज। दूसरा फेज क्या होता है? उसके इंटरेक्टिव होने का फेज, कि भाई वो अब चल रही है, मैं उस पर काम शुरू करूँ। और विजुअल स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि अभी फाइनल स्टेज है कि अभी अब मैं काम करूँ, इट्स ओके, अब मुझे पता है कि कोई नई चीज़ मेरी पेज के ऊपर नज़र नहीं आ जाएगी अचानक से, जो कुछ आना था नज़र आ चुका हुआ है। ऐसा नहीं है कि सेट हो रही है। आप वेबसाइट्स खोलते हो ना अक्सर, कोई चीज़ जैसे ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट खोलो तो उसमें तस्वीरें लगी होती हैं, तो स्क्रम्बल कर रही होती हैं, हिल रही होती हैं अपनी जगह से, लेकिन एक टाइम आता है उसके बाद वो सेट हो जाती हैं, फिर नहीं हिलती। वो कब हिल रही होती हैं? जब वो स्क्रीन पर साइज़ ले रही होती है, जब उन्हें स्क्रीन पर सही अकोमोडेशन मिल जाती है, उसके बाद वो फिक्स हो जाती हैं। ये वाली जो स्टेज है इसको हम बोलते हैं विजुअल स्टेबिलिटी। अब वो ये कह रहा है कि ये 3 फैक्टर्स हैं जो आपकी वेबसाइट की स्पीड को मेजर करेंगे। नंबर 1, पहले को हम क्या बोलते हैं? एलसीबी। एलसीबी का मतलब होता है लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। अच्छा, ये लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट का क्या मतलब है? लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट का मतलब है कि भाई ये है अबव द फोल्ड कंटेंट, ऐसे ही है, ये वाला पेज है अबव द फोल्ड कंटेंट। अबव द फोल्ड कंटेंट वाला हिस्सा ये, वो कहता है कि अबव द फोल्ड कंटेंट के ऊपर आपका जो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट है वो कौन सा है, मतलब ऑब्जेक्ट कौन सा है। क्या होता है भाई, मैं जब वेबसाइट खोलता हूँ, अगर मेरे मोबाइल पे वेबसाइट खुली है तो सबसे ऊपर हमें जो सबसे हैवी चीज़ नज़र आ रही होती है, सबको पता क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? किसी भी वेबसाइट को खोलो तो जो चीज़ आपको लग रही होती है कि सबसे हैवी है, क्या होती है? वो इमेजेस होती है। लेकिन होता कौन सा इमेज होता है? स्लाइडर। हर वेबसाइट पे स्लाइडर होता है, आप देखते हो आजकल, है ना? तो इसका, और वो स्लाइडर जो होता है वो इमेज नहीं होता अकेला, वो इमेज भी होता है और साथ में जावास्क्रिप्ट भी होते हैं। जावास्क्रिप्टिंग एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपकी वेबसाइट को स्लो करती है। सो गूगल हमें ये कहता है कि कोशिश करें कि स्क्रिप्टिंग को कम से कम यूज़ करें, मतलब उतना यूज़ करें जितनी ज़रूरत है। अब अगर मैंने अबव द फोल्ड कंटेंट में जावास्क्रिप्ट यूज़ किया हुआ है और बड़े बड़े इमेजेस भी लगाए हुए हैं स्लाइडर में और नंबर ऑफ इमेजेस भी लगाए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उसे तो बहुत टाइम लगेगा। फिर तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि इस पूरे कंटेंट के अंदर सबसे बड़ा कंटेंट कौन सा हुआ। और इस तस्वीर में देखें, इस तस्वीर में उन्होंने स्लाइडर नहीं दिखाया, नहीं दिखाया हुआ ना, आप देख रहे हैं ना, स्लाइडर नहीं नज़र आ रहा है, टेक्स्ट नज़र आ रहा है, इमेज नज़र आ रहा है, फिर इमेज नज़र आ रहा है, टेक्स्ट नज़र आ रहा है और टेक्स्ट नज़र आ रहा है। तो यही साइंस है एक अच्छी वेबसाइट की। यानी गूगल हमें ये कह रहा है कि भाई स्लाइडर ना ही लगाओ तो अच्छी बात है। अगर आपका क्लाइंट कहता है स्लाइडर लगाओ कि भाई ये ज़रा कलरफुल सी मेरी वेबसाइट नज़र आए, हाँ, लेकिन गूगल कहता है कि अगर वेबसाइट की स्पीड बढ़ानी है तो स्लाइडर ना लगाओ। अभी इसका सोल्यूशन भी देखते हैं। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा है? स्लाइडर ऑब्जेक्ट है। उसकी वजह क्या है? उसके इमेजेस के साइजेस भी मैंने बहुत बड़े बड़े रखे हुए हैं। आपको पता है ना, वो पूरी स्क्रीन के ऊपर, लैंडस्केप स्क्रीन पे पूरा स्लाइडर नज़र आ रहा होता है, पूरी स्क्रीन पे आता है ना, पूरी स्क्रीन का मतलब पूरे पेज पे नहीं, विड्थ में पूरा नज़र आ रहा होता है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। हाइट में कम होता है, हाइट में 30% हो सकता है, 35% हो सकता है, लेकिन विड्थ में तो 100% नज़र आ रहा होता है स्लाइडर, लेफ्ट टू राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा खासा हैवी इमेज है वो, फिर साथ में उसके जावास्क्रिप्टिंग भी हुई है तो और ज़्यादा स्लो कर रहा है। सो ये स्लाइडर्स आपकी वेबसाइट को स्लो करेंगे। अब गूगल हमें क्या कहता है, टेक्निकल लोग क्या कहते हैं? कहते हैं भाई अगर तो आप चाहते हो कि अपनी वेबसाइट की स्पीड अच्छी करनी है तो स्लाइडर लगाओ ही ना अपने वेबसाइट पर। लेकिन अगर आपका क्लाइंट इंसिस्ट करता है कि भाई स्लाइडर लगाना है मुझे, तो फिर आप उसे रिकमेंड करोगे भाई इस तरह करते हैं, अबव द फोल्ड कंटेंट में नहीं लगाते, बिलो द फोल्ड कंटेंट में लगा लेते हैं। क्योंकि आपकी वेबसाइट की स्पीड जो मेजर होनी है कि आपकी वेबसाइट स्लो है कि फास्ट है, अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड्स है स्पीड के कि नहीं है, वो किस कहाँ से होनी है? वो अबव द फोल्ड कंटेंट से होनी है। उसने अबव द फोल्ड कंटेंट को देखना है कि इस हिस्से में आपकी वेबसाइट ने 2.5 सेकंड में लोड हुई है कि नहीं हुई है। अगर नहीं हुई इसका मतलब आपकी वेबसाइट स्लो है, अगर हो गई है तो इसका मतलब है आपकी वेबसाइट फास्ट है। तो अब इसका सोल्यूशन मैं क्या दे रहा हूँ? मैं इसका सोल्यूशन ये दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ भाई अगर आपको लगाना ही है तो स्क्रॉल करें ना तो फिर आ जाए मेरा वो, लेकिन शुरू पे ना आए ताकि हमारे वेबसाइट की स्पीड स्लो ना हो। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो है तो ये भी एसईओ को रोकने का एक फैक्टर है। अब सपोज कर दिया हमने कि स्लाइडर हटा दिए, अब पीछे क्या बच गया? लोगो, मेन्यू, टेक्स्ट और इमेजेस। ऐसे ही है ना प्रोफेशनल किचन में जो हमें नजर आ रहा होता है वेबसाइट पे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने स्लाइडर हटाए, अब वो किसको समझेगा? एलसीपी। समझ में आ गया ना एलसीपी क्या चीज है? लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। पेंट क्यों कह रहा है इसको एलसीपी? कहता है लार्जेस्ट कंटेंटफुल, मतलब सबसे बड़ा कंटेंट वाला ऑब्जेक्ट। पेंट इसलिए कहता है कि वो स्क्रीन पर आ जाता है तो उसको कहता है ये पेंट हुआ है, हाँ? तो एलसीपी इसलिए कहता है कि लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट क्या है, किसको रहा है? बेसिकली ऑब्जेक्ट को कह रहा है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां पर खोलूं वेबसाइट,
प्रोफेशनल किचन ही खोल लेते हैं जी। अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि स्लाइडर हमने देखे, मैंने सिर्फ 2 स्लाइडर्स किए हुए हैं, बहुत सारे नहीं किए हुए। अब आपको अंदाजा हो रहा है ना इमेज कितना बड़ा है। अब सपोज करते हैं कि हमारी वेबसाइट यहाँ से शुरू हो रही है, फॉर एग्जांपल उसको मैंने हटा दिया स्पीड बढ़ाने के लिए। जैसे ही मैं उसको हटाऊंगा तो आपने नोट करना है कि मेरी वेबसाइट की स्पीड कितनी तेज होगी। और आपको क्या लग रहा है कि मेरी इस डिज़ाइन की वजह से एसईओ में कोई हेल्प मिल रही है? नो, बिल्कुल नहीं मिल रही है। मेरे इस स्लाइडर की वजह से मुझे एसईओ में कोई हेल्प नहीं मिल रही। हाँ, मेरा जो क्लाइंट है शायद वो ये कह रहा हो कि मेरी वेबसाइट खूबसूरत लग रही है बस, लेकिन इस वेबसाइट से आपकी ना तो वेबसाइट की स्पीड अच्छी हो रही है बल्कि स्लो कर रही है ये स्लाइडर। ठीक है, अच्छा अब हम सपोज कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि ये नहीं है और मेरी वेबसाइट का स्टार्ट ही है। अब मैं देख रहा हूं, अब आप देख रहे हैं, अब आपको पता लग गया एलसीपी, ये वो कंटेंट है। ये मेरा समझ लो मोबाइल खोला हुआ है, समझे, ये मैंने मोबाइल खोला हुआ है। आ गया मोबाइल राइट साइड पे, देखें ये F12 मैंने किया कोडिंग में जाने के लिए ना, इसकी देखने के लिए। F12 इसका शॉर्टकट होता है। जहाँ मैं आया हूँ, यहाँ आकर मैंने इस हिस्से पे क्लिक किया। एक दफ़ा करने से वो क्या करता है, डेस्कटॉप दिखाता है, और एक दफ़ा करने से क्या दिखाता है। यहाँ पर मैं कैसे आया हूँ, F12 करने से आगे, F12 की प्रेस की, यहाँ आ गए। यहाँ से आकर ये मैंने मोबाइल पे क्लिक किया। अब वो ये कहता है ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसका मोबाइल व्यू है। सो अब आपको पता लग रहा है इसका एलसीबी में क्या नज़र आ रहा है, नजर आ रहा है ना एलसीबी में। अब मुझे पता लग रहा है कि इसका एलसीबी में लार्जेस्ट कंटेंट कौन सा है। सबको पता लग रहा होगा कि भाई ये जो तस्वीर नजर आ रही है स्लाइड होती हुई, क्योंकि इसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी है। मैंने क्या कहा, गूगल हमें क्या कहा, जावास्क्रिप्ट क्या है भाई, परेशान नहीं होना, हमने कुछ नहीं करना उसका। ये लैंग्वेज है जिसमें वेबसाइट पार्टली डेवलप हुई हुई है। ये जो एनिमेशन लगी हुई है ना इसके ऊपर, ये स्क्रिप्टिंग में लगी हुई है। एसईओ का स्क्रिप्टिंग से कुछ लेना देना नहीं है। हम स्क्रिप्टिंग बिल्कुल नहीं करते हैं, हम स्क्रिप्टिंग को ऑप्टिमाइज भी नहीं करते। स्क्रिप्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन क्या है, हम बस ये कह देते हैं कि भाई इसे हटा दो, तो ये ऑप्टिमाइजेशन। वो किसको कहेंगे हम, जो डेवलपर होगा जिसने हमें वेबसाइट बना कर दी होगी, हम उससे कहेंगे कि भाई इसको हटा दो यहाँ से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इस वक्त लार्जेस्ट कंटेंटफुल पॉइंट कौन सा है, ये फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए अगर हम ये सोचते हैं कि ये नहीं है, अब आ जाते हैं हम यहाँ। अगर मैं ये कहूँ कि मेरी वेबसाइट ऐसे लोड हुई, अब क्या हुआ, अब तो कोई भी नहीं है, तस्वीर ही कोई नहीं है इसके ऊपर। अगर इस स्टेट में मैं अपनी वेबसाइट को चलाऊंगा, क्योंकि अब ये वेबसाइट की स्पीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ जाएगी एकदम, क्योंकि इसमें कोई ऐसा बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं है जो ज़्यादा टाइम ले रहा है। समझ आ गई बात की, एलसीपी का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब वो क्या कहता है आगे, क्या कहता है, 2.5 सेकेंड इज फाइन। ठीक है, कहता है अगर इससे ज़्यादा होगा, 4 तक जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि इसको आप बेहतर करें। कैसे बेहतर करें, यही चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको भी। सबसे पहले तो इमेजेस को कंट्रोल करें, बड़े बड़े इमेजेस लगे हुए छोटे कर लें। अभी तो हमारे पास एक ऑप्शन भी आ गया है इमेजेस में, पता है ना, मैंने आपको जो बताई थी। कौन सी ऑप्शन थी वो, वेब पी, कि भाई सारे इमेजेस को वेब पी बना लो। 800 किलोबाइट्स का इमेज 70 किलोबाइट्स का बन जाएगा। 800 किलोबाइट सेव किए, 50 इमेजेस होंगे तो आपको पता लग गया कितने बाइट सेव किए, तो इससे भी आपकी स्पीड में फ़र्क पड़ेगा। और कहता है इससे भी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो है। उसके बाद क्या कहता है, FID, फर्स्ट इनपुट डिले। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि आपकी वेबसाइट इंटरेक्टिव कैसे होनी है। फर्स्ट इनपुट डिले का मतलब है कि पहला ऑब्जेक्ट जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है पूरा, वो कितना टाइम लेके नज़र आता है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इनपुट डिले। फर्स्ट इनपुट डिले का क्या मतलब हुआ कि पहला ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे पूरा आने में हमें कितना टाइम लग रहा है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इनपुट डिले। ये कितना होना चाहिए, 100 मिली सेकेंड्स होना चाहिए। इससे बड़ा होगा तो इम्प्रूव होना चाहिए, और अगर 300 मिली सेकेंड से भी बड़ा हो गया तो इसका मतलब है कि स्लो है। फर्स्ट इनपुट डिले का क्या मतलब, वेबसाइट लोड हुई, स्लाइडर्स पहले लोड हो रहा है, इमेज पहले लोड हो रहा है, जो भी बड़ा ऑब्जेक्ट है वो लोड होने में कितना टाइम ले रहा है, वो वाला जो टाइम है वो कहता है भाई 100 मिली सेकेंड से
कम होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई ये बात? पहले मैंने क्या कहा कि बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट, ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो लोड होने में टाइम लेगा, ठीक है, वो आपका ऑब्जेक्ट जल्दी लोड हो जाना चाहिए। उसने कहा भाई बड़ा ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो वो 100 मिली सेकेंड से ज़्यादा टाइम उसको नहीं लेना चाहिए। नंबर 3 पे क्या लिखा हुआ है? CLS। CLS का क्या मतलब हुआ? कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। लेआउट शिफ्ट का क्या मतलब है कि भाई वेबसाइट खुल रही है, चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, कभी कोई चीज़ ऊपर चली जाती है, कभी कोई चीज़ नीचे आ जाती है। ऐसे होता है ना वेबसाइट्स में, भला ऐसे होता नहीं रहता, लेकिन सिर्फ लोड होने के टाइम पर ऐसे होता है कि पहले आपको एक इमेज ऊपर नजर आया, फिर चंद सेकंड्स के बाद क्या हुआ, वो नीचे चला गया और नीचे वाला इमेज ऊपर आ गया। ये एनिमेशन थोड़ी देर के लिए चलती है, अच्छी वेबसाइट्स पे तो नहीं चलती है, लेकिन जिनकी नहीं होगी उनके ऊपर ये एनिमेशन चल रही होगी। एनिमेशन नहीं है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? CLS। कहता है भाई ये जो लेआउट शिफ्ट है ना, ये कितना होना चाहिए? 0.1 सेकंड का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी प्रॉब्लमेटिक है। अब मैंने क्या कहा, तस्वीरें हिलजुल रही हैं, तो हमने इमेज का टैग पढ़ा था, याद है आपको? तो मैंने कहा था इसकी विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टी होती है। मैंने कहा था अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने विड्थ और हाइट सेट कर दी तो आपको लगता है इमेज हिलेगा? कभी भी नहीं हिलेगा भाई। क्राउलर को पहले ही पता लग गया कि आपके होम पेज के ऊपर 6 इमेजेस हैं और इमेजेस का ये वाला साइज है, तो वो पहले से उनको साइज के मुताबिक लाएगा ना। लेकिन अगर उसको ये नहीं पता लग रहा कि साइज क्या है, तो जैसे जैसे इमेजेस को लोड करता जाएगा स्क्रीन के मुताबिक उसको एडजस्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? उसको हमने पढ़ने के लिए डाला हुआ है कि पहले समझ लो चीज़ को। अगर तो मेरे 4 इमेजेस हैं और मैंने विड्थ हाइट पहले ही बता दी है, तो क्रॉलर को पता लग गया कि भाई आपका पहला इमेज किस साइज का है, उसे पता है मुझे इसे किस जगह पे फिट करना है। मेरा दूसरा इमेज किस साइज का है, उसे पता है कि मुझे इसे किस जगह पे फिट करना है। तो इट इज़ कॉल्ड CLS। ये 3 जो फैक्टर्स होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं? कोर वेब वाइटल्स। ठीक है, अच्छा अब जरा आए स्पीड चेक कैसे करनी है। ये तो हमने यहाँ से देख लिया, सिंपल क्या लिख रहा हूँ मैं? वेबसाइट स्पीड, SEO नहीं स्पीड। इस दफा मैं SEO चेक नहीं कर रहा, स्पीड चेक कर रहा हूँ। वेबसाइट की स्पीड चेक करना और बात है, और वेबसाइट की SEO चेक करना और बात है। आगे यहाँ पे बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं, इनमें से मैं जो सा टूल यूज़ करता हूँ आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। मैं जो सा टूल यूज़ करता हूँ वो GT मैट्रिक्स यूज़ करता हूँ। मैं इस पर आता हूँ जी। क्या करूँगा, यहाँ पर आके वेबसाइट का नाम लिखूंगा, यहाँ पर एक वेबसाइट खोलने लगा मैं, इसमें मैं आजकल काम कर रहा हूँ। मैं इसकी वक्त होपफुली नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी SEO की आखिरी क्लास होगी। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, मतलब आज क्या दिन है? ट्यूसडे, आज थर्सडे है और सैटरडे को लास्ट होगी, तो ट्यूसडे को नया मॉड्यूल हमारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यही समझना है कि हम लोगों ने उस दिन से अपना कोर्स स्टार्ट किया, जिन्होंने हमें अभी रिसेंट डेज में ज्वाइन किया था, मैं उनको बता रहा हूँ। उन्होंने ये नहीं समझना कि ये हमने ख़त्म कर दिया तो उन्हें तो ये समझ में भी नहीं आया तो ये मॉड्यूल भी ख़त्म हो गया। नो, ये मॉड्यूल दोबारा आएगा उनके लिए, और आपके कोर्स का जो सबसे लेंथी मॉड्यूल है वो यही वाला है, और जो सबसे टेक्निकल मॉड्यूल है वो भी यही वाला है, जो समझने वाला मॉड्यूल है वो यही वाला है, और सबसे स्किलफुल मॉड्यूल भी यही वाला है। वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना, जिसके लिए हमें वेबसाइट की अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए थी, आपने देखा, और फिर हमने SEO को भी देखा, और इसमें आपको टेक्निक से काम करना है। ऐसे कुछ नहीं है कि कुछ याद किया तो हो गया। ठीक है, लॉजिकल चीज़ें थी सारी, सब चीज़ें लॉजिक पर चल रही थी। ये दोबारा कब आएगा? दोबारा कब आएगा ये? मतलब जब वो नया बैच कब स्टार्ट होगा? नहीं, अब आप पढ़ रहे हो ना, वो तो नया बैच तो जब आएगा सो आएगा। अब तो आप ये समझोगे ये जब न्यूज़, ये जो स्टूडेंट्स आए हैं ये बिल्कुल एंड पर अब ये दोबारा आएगा, क्योंकि अब ये नया शुरू हो गया ना एक किस्म का। नए स्टूडेंट्स के लिए तो नया शुरू हो गया ना, पहले ये पढ़ेंगे फिर आगे जाता जाएगा, फिर जब ये इनका कोर्स वाइंड अप होगा उसके बाद वापस ही आ जाएगा।
ये क्लास, मेरी क्लास चलती रहती है ना, मैंने आपको बताया मॉड्यूल वाइज मेरी क्लास चलती रहती है। ख़त्म उस वक्त होगा जब ये बैच वाइंड अप हो जाएगा ना, फिर ख़त्म हो जाएगा, समझ लीजिएगा। अदरवाइज ये मेरा बैच ऐसे ही चलेगा। जैसे आपका कोर्स खत्म होगा, आप लोग क्विट कर जाओगे, न्यू स्टूडेंट्स आ जाएंगे, लेकिन हर न्यू स्टूडेंट न्यू मॉड्यूल में आएगा। तो जो अब स्टूडेंट्स आए हैं, जब इनका कोर्स खत्म होगा, हो सकता है जब ये कोर्स खत्म कर रहे हो तो कुछ और न्यू स्टूडेंट्स हों जिनके मॉड्यूल्स रनिंग में हो। ठीक है, अभी नेट 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 सोफा क्लीनिंग सर्विसेज। स्क्रीन आ गई हुई है ना? ये वाली वेबसाइट ये खुल क्यों नहीं रही है? अच्छा, इस वेबसाइट को इशू हुआ है। ये तो चल रही है, चले एनीवेज दूसरी वेबसाइट को ले लेते हैं, कोई सी भी वेबसाइट ले लेते हैं। शेफ पॉइंट ले लेते हैं जी, ये दी मैंने, टेस्ट योर साइट। एसईओ नहीं टेस्ट कर रहा, मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर हम वेबसाइट की स्पीड टेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये इसको टेस्ट करनी चाहिए, डेवलपर को टेस्ट करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता होता है कि स्पीड कितना मैटर करती है। क्लाइंट के नज़दीक होता है कि मेरी वेबसाइट कितनी खूबसूरत है, नज़र कितनी अच्छी आ रही है, वो ये नहीं देखता कि मेरी वेबसाइट स्पीड कितनी है। और अगर किसी ने अपनी वेबसाइट की स्पीड को देखना भी होता है, डेवलपर भी उसको मोबाइल पर दिखाता है, तो नहीं खुलेगी तो वो कहेगा भैया आपका तो इंटरनेट स्लो आ रहा है, इस वजह से नहीं चल रही है। सो वेबसाइट को हमने इंटरनेट के साथ लिंक नहीं करना, इसीलिए हम टूल की मदद से चेक कर रहे हैं। देखे ना, मैंने ये नहीं कहा कि मोबाइल पे चेक करो भाई वेबसाइट, मुझे बताएगा कि जल्दी खुल रही है कि स्लो खुल रही है। मैंने कहा ये टूल इस्तेमाल करें, यहाँ पर जो स्कोर हमारे पास आ रहा है वो बता रहा है। देखिए यहाँ पर क्या स्कोर आ रहा है, ये स्कोर ए तक जाता है हमारे पास। सबसे पहले क्या बता रहा है, परफॉर्मेंस, कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। उसके बाद क्या कहता है, आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, ये भी हमने पढ़ा था ना, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। इसमें तो बहुत इंप्रूव होने के चांसेस हैं परफॉर्मेंस के। उसके बाद एलसीपी ठीक नहीं आ रहा, 3.3 सेकंड है। मैंने क्या कहा था, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट कितना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, टीबीटी। ये टीबीटी क्या चीज़ है, ये हमारा दूसरा फैक्टर था, दूसरा फैक्टर था ना। यहाँ पर उसने इस फैक्टर का नाम क्या रखा हुआ, टीबीटी। टीबीटी का मतलब होता है जी टोटल ब्लॉकिंग टाइम। ब्लॉकिंग टाइम का क्या मतलब है कि आपकी वेबसाइट के अंदर, हमारी वेबसाइट के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो बड़े हैं, हाँ, हमारी वेबसाइट में कुछ बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं। वो ये कहता है कि ये जो ब्लॉकिंग टाइम है, उन वो जो ऑब्जेक्ट्स बड़े लोड होने में टाइम ले रहे हैं, वो आपकी वेबसाइट को लोड नहीं होने दे रहे। ऐसे ही है ना, मैं कहता हूँ कुछ टास्क हैं जो जल्दी लोड हो रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो डिले से लोड हो रही हैं। तो जो चीज़ें डिले से लोड हो रही हैं हमारे पास, इसका मतलब क्या हुआ, वो खुद भी लोड नहीं हो रही है और वेबसाइट को भी लोड नहीं होने दे रही। तो ये क्या चीज़ कहलाती है, इट इज़ कॉल्ड टीबीटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, टोटल ब्लॉकिंग टाइम, कि भाई ये वेबसाइट का ब्लॉक टाइम कितना है। कहता है ये कितना होना चाहिए, कहता है 50 मिलीसेकंड से कम होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स का। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को लोड करने का टाइम है। सो ये हमें देखना पड़ेगा। अब हमें पता लग गया कि ये ब्लॉकिंग टाइम ये वाला है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा समझ में आ रहा है कि चीज़ें कुछ बड़ी बड़ी हैं, उनको रिड्यूस करें, उनके साइजेस को छोटा करें। और CLS वही आ रहा है, कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट, इसका भी मैंने बताया था आपको। सो ये यहाँ से मुझे बता रहा है, यहाँ से मैं इसकी एनालिसिस करूँगा। ये वाली चीज़ें मैं देखकर फिर मैं वेब डेवलपर को बताऊंगा, मैं बताऊंगा उसको कि भाई ये ठीक करो, ये ठीक करो और ये ठीक करो। अभी आपको बताया ना क्या क्या ठीक होने वाला है। अब फॉर एग्जांपल इमेज बड़ा है, तो इमेज था 800 किलोबाइट्स का, ये तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, है ना। आपको सिखा दिया ना मैंने छोटा करने का तरीका। आप यूँ कर सकते हैं कि आप उसको, उसके सारे इमेजेस अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करें और उसको वेब पेज बनाकर भेज दें विद ऑप्टिमाइजेशन, नाम भी ऑप्टिमाइज रख दें,
और उसे कहेंगे भाई ये इमेजेस रिप्लेस करनी है आपने इस तरह, वो कहेगा भाई ये मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है, मैं उसे कहूँगा इट्स ओके, मुझे एक्सेस दे दो वेबसाइट का, ये काम मैं खुद कर लेता हूँ। तो ये वाला काम हम करेंगे, और जैसे ही हम इमेजेस को छोटा करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट की स्पीड बढ़ेगी। अच्छा, उसके बाद क्या है कि डेवलपर ने क्या किया हुआ है, ज़रा अट्रैक्टिव वेबसाइट को दिखाने के लिए, क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए ऐसे फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल किए जो बड़े यूनिक से फ़ॉन्ट्स हैं। यूनिक फ़ॉन्ट का क्या मतलब है कि हर किसी के मोबाइल में या डेस्कटॉप में तो नहीं होंगे, वो नहीं होंगे ना। स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स हैं, हर कोई तो यूज़ नहीं कर रहा होगा ना। अब क्या होगा, अब आपकी जब वेबसाइट लोड होगी तो पहले उसने एक नया काम शुरू कर दिया, कौन सा, फ़ॉन्ट लोड करने का। इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसे कहेंगे कि भाई यूनिक फ़ॉन्ट नहीं यूज़ करना, स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट यूज़ करो, सिस्टम फ़ॉन्ट यूज़ करो। जो सिस्टम फ़ॉन्ट्स मोबाइल के होते हैं और जो सिस्टम फ़ॉन्ट्स कंप्यूटर के होते हैं वही वाले फ़ॉन्ट्स लगाओ, क्योंकि अगर हम दूसरे फ़ॉन्ट्स लगाएंगे तो मेरी वेबसाइट लोड होगी तो सबसे पहले तो वो ये कहेगा भाई ये तो फ़ॉन्ट ही नहीं है, इसको डाउनलोड करो। ऐसे शायद आपने कभी फेस किया हो कि कोई काम करते हो तो कहता है फ़ॉन्ट इंस्टॉल होने लगा है, साथ ही फ़ॉन्ट इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसने भी आपकी वेबसाइट की स्पीड को स्लो कर दिया। तो इसको भी हमें रोकना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन डेवलपर को कुछ नहीं पता, हम दे रहे हैं उसको। इवन डेवलपर तो सर्च कंसोल भी नहीं बनाता, सर्च कंसोल बनाने की रिकमेंडेशन भी हम देते हैं। हालांकि होना क्या चाहिए कि जिस दिन आपकी वेबसाइट लाइव हो उसी दिन आपकी बल्कि उसको डिलीवर करने से पहले सर्च कंसोल में वेबसाइट को लेकर जाना चाहिए, ताकि वेबसाइट में कुछ बग्स हैं तो उसको पता लग जाए। क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने यही पढ़ा था ना कि वेबसाइट क्या क्या दिखा रहा होता है। इवन आपकी वेबसाइट हैक हुई है उसका मैसेज भी दिखाएगा, आपकी वेबसाइट क्राउल हो रही है कि नहीं हो रही है इसका भी हमें पता लग जाएगा, वेबसाइट पर जो सर्च क्यूरीज हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं इसका भी पता लगेगा, पेज एक्सपीरियंस कैसा है इसका भी पता लगेगा। और अगर आपको याद हो तो प्रीवियस क्लास में मैंने एक ऑप्शन आपको दिखाई थी जिसपे लिखा हुआ आ रहा था कोर वेब वाइटल्स, आ रहा था ना, यही कोर वेब वाइटल्स है जो आज पढ़े हैं आपने। इसके एनालिसिस भी दिखाएगा अगर कुछ वीक होगा तो, ठीक है। ये हमने ऑन साइट एसईओ और अबाउट टेक्निकल एसईओ को आज कंप्लीट किया। ज़रा और नीचे आओ, अभी ये वो सारी चीज़ें लिखी हुई आ गई हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। और नीचे आए, पढ़ लिया ना हमने कि HTTPS पर होनी चाहिए वेबसाइट, ये भी टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। और नीचे आओ, क्राउल एरर्स, ब्रोकन लिंक्स पढ़ा था ना हमने, ब्रोकन लिंक्स 404 पढ़ लिया हमने, ठीक है। यूज़र फ्रेंडली आर्किटेक्चर, ये बताया मैंने कि वेबसाइट का आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए, मेन्यूज जो होते हैं वो फ्रेंडली होने चाहिए। रोबोट्स की फाइल, ये भी टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है, ये भी हमने बनाई है जी। यूज़र फ्रेंडली URLs, ये भी मैंने आपको बताया था कि आपके URLs में आपका कीवर्ड नजर आना चाहिए, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। ये एक पूरी फाइल है जिसके अंदर सारे एसईओ के टेक्निकल एसईओ फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, वही होंगे जो मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, इनमें कुछ भी नया नहीं होगा जी। अभी हमने पढ़ा है 301, ये भी आपको पता लग गया 301 रीडायरेक्ट भी कौन सा है, टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, ऐड रिलेशन कैनोनिकल, ये भी पता है ना, कैनोनिकल का टैग लगाना जरूरी है, पढ़ा था हमने, ये भी टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। चलो, ये हमारी होगी मुकम्मल टेक्निकल एसईओ। अगला एक लेक्चर हमारा होगा लिंक बिल्डिंग के ऊपर, एक ही लेक्चर होगा वो, और उसके बाद इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल पे जाएंगे। आई होप जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका ये सेकंड मॉड्यूल था, जिन्होंने स्टार्ट से ज्वाइन किया हुआ है, ऐसे ही है ना, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पढ़ा है और उसके बाद हमने ये वाला मॉड्यूल पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे बाकी के जो मॉड्यूल्स हैं ना, वो लंबे लंबे मॉड्यूल्स नहीं है, वो छोटे मॉड्यूल्स हैं। उसमें एक सोशल मीडिया मार्केटिंग है, एक गूगल एड्स है और यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन है। ये सारे मॉड्यूल्स स्मॉलर साइज़ के मॉड्यूल्स हैं, यानी इसमें किसी के 3 लेक्चर्स होंगे तो किसी के 4 लेक्चर्स होंगे, किसी के 5 लेक्चर्स हो जाएंगे। आपके इस पूरे कोर्स में जो सबसे लेंथी मॉड्यूल है वो एसईओ का मॉड्यूल होता है, वो कभी 1 महीना तो कभी 1 महीने से भी ज़्यादा लेता है, डिपेंड्स ऑन यू।